हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत स्वागत स्वागत, और सभी बायोलॉजी वालों का एक बारी भरपूर स्वागत है। और सभी लोग जुड़ेंगे फटाफट 11 वाले। और आज अपन करने वाले हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन, बायोलॉजी के एनसीईआरटी सोल्यूशन देखने वाले हैं। और किस चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे? तो आज है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि चैप्टर 2 का आज सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने सभी दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, सभी के साथ, सभी के पास शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एक एक प्रश्नों का प्रश्नमार्जन करना है। एनसीईआरटी के प्रश्नों को लगाना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न बच के जाने ना पाए एनसीईआरटी का, अगर आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी हो। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 के सारे प्रश्नों का एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे, सभी को हल करेंगे। तो फटाफट सबसे पहले आप लोगों को एक ही काम करना है, लाइक करना है लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। फटाफट लाइक एंड शेयर करेंगे, फिर शुरुआत कर सकेंगे अपन आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी का आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की पद्धतियों के समय वर्गीकरण पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या की थी। कह रहा वर्गीकरण पद्धतियों में समय आया, समय के साथ साथ परिवर्तन आए। हमने देखा ना कि पहले अरस्तु ने वर्गीकरण किया, अरस्तु के बाद कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया, विटेकर ने भी वर्गीकरण किया, कई लोगों ने वर्गीकरण किया। तो समय के साथ सब वर्गीकरण बदले, तो उन्हीं की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो 3-4 की व्याख्या कर देना है। तो सबसे पहले अगर अपन आए तो वनस्पति विज्ञान के पितामह, यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता, जिनका नाम है थ्रियोफेस्टस ने पौधों को क्या किया था? केवल उनके स्वभाव के आधार पर ना, उनके स्वभाव के आधार पर वृक्ष, याद करो, वृक्ष, झाड़ी और शाक में बदला था। वृक्ष जो बड़े बड़े थे वृक्ष, छोटी छोटी झाड़ियां, और शाक, घास वालों को शाक में वर्गीकृत किया था। फिर आते हैं कैलोरस लीनियस, याद करो, सिस्टेमा नेचुरी वाले ना, कैलोरस लीनियस बुक बहुत पूछी जाती ना। सिस्टेमा नेचुरी, इन्होंने अपनी सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवधारियों को क्या किया गया था? 2 जगतों में, एक पादप जगत, एक जंतु जगत में बांटा। तो इनमें सब में बहुत सारी कमियां रही, इसीलिए ये पद्धतियां हमेशा क्या होती रही? चेंज होती रही। क्या हुआ? ये पद्धतियां हमेशा चेंज होती रही। अब जैसे मान लिया जाए कि थ्रियोफेस्टस ने जो बांटा पादपों को, तो इसमें क्या है? तो थ्रियोफेस्टस ने जो वर्गीकरण किया, और अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया था, अरस्तु ने लाल रुधिर वाले और जिनमें रुधिर रंग लाल नहीं है उनका वर्गीकरण किया था। तो इन सब में बहुत सारी कमियां थी, तो इसलिए ये पद्धतियां कमजोर होती चली गई और नई नई पद्धतियां आती रही। वनस्पति विज्ञान के पितामह थ्रियोफेस्टस ने 320 कब है? 320 बीसी में केवल पौधों को केवल उनके स्वभाव के आधार पर, याद रखना, थ्रियोफेस्टस ने स्वभाव के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में बांटा। किसमें बांटा? वृक्ष में, झाड़ी में और शाक में। अरस्तु ने जंतु जगत को 2 समूहों में व्यक्त किया था। कितने? 2 समूहों में, एनाइमा इनाइमा, एनाइमा और इनाइमा, एक लाल रुधिर वाले, एक जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता। तो ये सब फेल्ड थे टोटल। फिर आते हैं कैरोलस लिनियस, कब? 1768 में। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवधारियों को 2 जगत, कौन सा जगत? एक सारे जंतुओं को जंतु जगत पे रख दिया, और सारे पादपों को पादप जगत में रख दिया, कहानी खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, नीलय शैवाल ना, ये सब कुछ, इन सबको कोई स्थान नहीं मिला। शैवालों को कोई स्थान नहीं मिला, लाइकेन को कोई स्थान नहीं मिला ना। अलग अलग लक्षण वाले पादप, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, इन सबको अलग अलग स्थान नहीं मिला। लेकिन ये इसीलिए ये पद्धति भी क्या हो गई? ये पद्धति भी टोटल क्या हो गई? फेल्ड हो गई ना प्रकाश संश्लेषी अप्रकाश संश्लेषी में अंतर नहीं बता सके ये लीनियस, इसलिए ये पद्धति भी फेल हो गई। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं और पद्धतियों की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब लीनियस द्वारा द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली को 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत प्रणाली और अंत में आर.एच. विटेकर की 5 जगत प्रणाली में बदल दिया गया। अंत में क्या हुआ? पहले 2 जगत प्रणाली आई ना, 2 जगत में जंतु और पादप, फिर 3 जगत प्रणाली आई, फिर 4 जगत प्रणाली आई, फिर आई जो हम लोग मोस्टली पढ़ रहे हैं इस समय, आर.एच. विटेकर का 5 जगतीय वर्गीकरण। इसके बाद 6 जगत भी आया, मुनेरा को आर्कीबैक्टीरिया और यूरोबैक्टीरिया में बांट दिया गया ना। तो 5 जगत प्रणाली में बदल दिया गया। विटेकर ने 5 जगत प्रणाली में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, बहुत अच्छे से इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, आप लोगों को पता है
कि 1969 पे क्या किया था, R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण बताया। 5 जगत, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया हो गया, और कौन सा जगत हो गया, और लास्ट में बचा पादप जगत। कौन सा जगत बचा, पादप जगत। ठीक है, तो इन 5 जगतों में, ठीक है, इन 5 जगतों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। पादप जगत का वर्गीकरण भी पढ़ा, जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ा, पोरेरा का वर्गीकरण पढ़ा, प्रोटिस्टा का वर्गीकरण पढ़ा, सबका वर्गीकरण पढ़ा, कवक का वर्गीकरण पढ़ा, सबका वर्गीकरण का पढ़ा ना। ठीक है, तो सम्मिलित किया गया। लेकिन विटेकर ने विषाणुओं को अपने 5 जगत में स्थान नहीं दिया। विटेकर में क्या कमी रह गई, तो विटेकर से भी एक कमी रह गई कि विटेकर ने अपनी पूरे वर्गीकरण में वायरस जिसको अपन क्या कहते हैं, विषाणु, जिसको अपन सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी थी, इसलिए इसको कोई स्थान नहीं दे पाए विटेकर ना। अतः वर्गीकरण पद्धति में समय के साथ साथ कई परिवर्तन आए। इसीलिए वर्गीकरण पद्धति में समय के साथ साथ कई सारे परिवर्तन आते रहे। तो किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया ना, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये 5 जगत आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, नोट टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। इतनी चीजें आप लोग अपनी नोट्स में नोट कर लेंगे। पहले का आंसर सबसे बड़ा आंसर है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों का लिखिए। कौन कौन से, परपोषी बैक्टीरिया का 2 महत्वपूर्ण उपयोग आर्थिक दृष्टि से, और किसका, साथ में आद्य बैक्टीरिया का। किसका, आद्य बैक्टीरिया का। क्या करना है, आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोग। तो परपोषी जो जीवाणु होते हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरांक करते हैं ना। फसलों में इनका बहुत अच्छा सा यूज है। फसलों में ये क्या काम करते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरांक, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ना। क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग। भाई आप जानते हो कि पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, तो पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन। क्या सबसे महत्वपूर्ण, पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन। अभी जो नाइट्रोजन है कैसे मिले पौधे को ना, नाइट्रोजन मिले कैसे, नाइट्रोजन वायुमंडल में है 78%। आपको पता है कि नाइट्रोजन है 78% ना। ये जो नाइट्रोजन है N2 है, ये 78% है, बट पौधे के नीचे जड़ में नहीं है कि पौधे को मिल जाए। कहां है, तो ये है वायुमंडल में। कहां है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल से इसको मृदा में लाना होगा, स्थिरीकरण करना होगा। तो ये जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल करके, क्या करते हैं, यौगिकों में बदल करके उसको मृदा में लाकर छोड़ देते हैं, जिससे पौधे उसका नाइट्रोजन का क्या कर सकते हैं, उपयोग करने लगते हैं ना। क्या करने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं। और क्या करते हैं, ये जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदल देते हैं। दूसरा कारण ये क्या करते हैं, जटिल पदार्थों, क्या करते हैं, जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। दूसरा काम, जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पहला काम हो गया ये। दूसरा काम, ये जटिल यौगिकों को, किसको, जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। क्या करते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं, में बदल देते हैं। क्या करते हैं, जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो जो ये आर्थिक, बाकी तो बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन आर्थिक महत्व चाहिए ना, आर्थिक दृष्टि से काम किए हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये 2 काम कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में बदल दे रहे हैं। मतलब मृतोपजीवी हैं, मृत और सड़े गले पदार्थों को ये नष्ट कर रहे हैं। मृतोपजीवी है मतलब मृत एवं सड़े गले पदार्थों को ये क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अब दूसरा है आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होगा कि पुराने वाले बैक्टीरिया है ना, पुराने वाले बैक्टीरिया है आद्य बैक्टीरिया। ये क्या काम करेंगे, तो पहली बात तो ये बायोगैस का उत्पादन करते हैं ना। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस यानी कि जिसको गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस सुना है ना, गोबर से जो गोबर से जो गैस बनती है, गोबर गैस। कहीं कहीं किसी किसी के घर में बायोगैस का प्लांट रहता है। गोबर घोर के डालो, बढ़िया उसमें से लाइट जलाओ,
उसमें से खाना बनाओ ना, तो बायोगैस में इनका उपयोग होता है आद्य बैक्टीरिया का। किसमें होता है? बायोगैस में। पशुओं के आंत में पाए जाते हैं ना बायोगैस, ना गर्म जल स्रोतों में सब जगह पे होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। तो बायोगैस से इनका क्या काम होता है? तो बायोगैस से बढ़िया ये दो काम कर लेते हैं। एक तो ऊर्जा का निर्माण हो जाता है ना, ऊर्जा का निर्माण बढ़िया से हो जाता है। ऊर्जा का निर्माण कैसे? कि वायु ऊर्जा बन जाती है ना, तो बायो ऊर्जा, बायो एनर्जी से क्या होता है? बायो एनर्जी से अपन प्रकाश भी ले सकते हैं और साथ ही साथ खाना वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारे काम करेंगे आद्य बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? आद्य बैक्टीरिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाइटम्स की कोशिका भित्ति, कोशा भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है? क्या कह रहा है? डाइटम्स की कोशा भित्ति के क्या लक्षण है? तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि डाइटम की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? बताए किसी को डाइटम की कोशिका भित्ति? तो डाइटम की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है? डाइटम की कोशिका भित्ति, डाइटम की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। भाई इस बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, डाइटमी मृदा बनती है इससे। इससे क्या बनती है? डाइटम की कोशिका भित्ति से ही क्या होता है? डाइटमी मृदा बनती है। इसमें अनेक प्रकार के सिलिया का पाए जाते हैं। इसमें अनेक स्थानों पर सिलिका के कण धसे होते हैं ना। इसमें अनेक स्थानों पर सिलिका के कण धसे होते हैं। काय के कण? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिका के कण। सिलिका के कण धसे होते हैं। क्या धसे हैं? तमाम सारे सिलिका के कण धसे हैं। डाइटम के बारे में और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइटम जो होता है, डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है, डाइटम मर जाते हैं लेकिन कोशिका भित्ति धीरे 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 इकट्ठा रहती है, क्योंकि बहुत बहुत मजबूत है। डाइटम की कोशिका भित्ति क्या है? काफी मजबूत होती है और ये जल्दी अपघटित नहीं होती ना। डाइटम की कोशिका भित्ति मजबूत होती है ना और ये विघटित नहीं होती जल्दी। डाइटम की कोशिका भित्ति मजबूत होती है। यह मजबूत है, तो मजबूत होने से समुद्र में क्या होता है? डाइटम समुद्र के प्रमुख उत्पादक हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट कर लेना। डाइटम जो है समुद्र के प्रमुख उत्पादक हैं और डाइटम की कोशिका भित्ति काफी मजबूत है। तो मजबूत होने से क्या होती है? ये अपघटित नहीं होती ना। डाइटम के नष्ट होने पर यह अपघटित नहीं होती। डाइटम मर जाएगा लेकिन इसकी भित्ति बची रहेगी। डाइटम के नष्ट हो जाने पर भी, डाइटम के नष्ट होने पर भी यह अपघटित नहीं होती। क्या होती है? यह अपघटित नहीं होती है। ठीक है, कहते नहीं मैं खंडहर हो गया मगर तुम मेरी याद से ना निकले और तेरी यादों के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले ना। जैसे एक बड़ा सा घर होता है, महल होता है, और महल खंडहर में बदल जाता है लेकिन उसकी नींव रहती है। तो वही चीज यही है कि डाइटम्स की कोशिका भित्ति सॉरी, यहाँ पे कोशिका बस लिखा है। जो डाइटम की कोशिका भित्ति होती है वो इतनी मजबूत होती है कि डाइटम नष्ट हो जाएगा पर कोशिका भित्ति अपघटित नहीं होगी और कोशिका भित्ति इकट्ठा हो जाएगी कहाँ? समुद्र के नीचे। और वो क्या बनाती है? वो बनाती डाइटमी मृदा। क्या बनाती है? यह डाइटमी मृदा बनाती है। क्या बनाती है? डाइटमी मृदा बनाती है। डाइटमी मृदा बहुत काम की होती है ना। डाइटमी मृदा वात्या भट्टी सब गरम गरम भट्टियों में काम करती, कई सारे कामों में आती, बहुत महंगी है डाइटमी मृदा है ना। चलिए तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, 3 पॉइंट काफी है इसके लिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिचकियां डिचकियां डिचकियां। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे, रेड लाइट, लाल तरंगों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। डायनोफ्लैंजलेट, मैंने कहा ना ये डायन है। ये क्या है? डायनोफ्लैंजलेट क्या है? एक प्रकार का डायन की तरह है, राक्षस की तरह लाल लाल तरंगे उत्पन्न कर देगा, समुद्री जीवों को मार देगा, इकट्ठा हो जाएगा ना। तो शैवाल पुष्पन फसलों को उगाते समय किसान नाइट्रोजन उर्वरकों का खेतों में प्रयोग करते हैं। भाई शैवाल पुष्पन में फसलों को उगाते समय किसान क्या करते हैं? नाइट्रोजन उर्वरकों को खेतों में प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना अपने घर पे कि जब यूरिया आती है तो यूरिया में लिखा होता है ना 48% नाइट्रोजन, 48% नाइट्रोजन। तो वही कह रहा है कि किसान फसलों को उगाते समय नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और यह वर्षा के साथ, जल के साथ जलाशय में इकट्ठा होने लगता है। वर्षा के साथ नाइट्रोजन पहुंच गया जलाशय में। इस अधिक सुशोषण के कारण जलाशयों में शैवालों की संख्या और मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब मान लिया जाए कोई किसान है, किसान ने बढ़िया फसल बोया, खूब यूरिया खाद छीटी। अब इसके बाद पानी बरसा तो पूरी यूरिया खाद बह करके खेतों से सब जगह बह करके पानी हर जगह से कहां जाता है? तालाब में जाता है। तालाब गहरा होता है तो हर जगह से पानी बह के खेतों का पानी, वो यूरिया वाला पानी बह के कहां पहुंच गया? तालाब में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? तालाब में पहुंच गया। अब जब खेतों का पानी बह करके तालाब में पहुंच गया तो तालाब में यूरिया की वृद्धि हो गई। अब तालाब में कौन है? बढ़िया शैवाल है ना। शैवाल जानते हो ना? काई। शैवाल का मतलब काई, जिसमें फिसल के। ये शैवालों का सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन है। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शैवाल देखने को मिलेंगे। जहां ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो काई उगाती है ना, शैवाल उगाते हैं। शैवालों में सटक के फिसल के गिरते हो फट से फट से फिसल के गिरते हो शैवालों में ना, तो वही शैवाल। तो जलाशयों में इकट्ठा हो जाएगा, पूरी यूरिया पहुंच जाएगी। तो अत्यधिक सुपोषण के कारण शैवालों की संख्या में की मात्रा में क्या हो जाती है? अत्यधिक वृद्धि हो जाती है ना, वृद्धि हो जाती है ना। और जब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। छोटे छोटे जलीय जंतु मर जाते हैं। बहुत ज्यादा शैवाल हो जाते हैं तो जिससे क्या होते हैं? छोटे छोटे जलीय जंतु मर जाते हैं, जिससे छोटे छोटे जलीय जंतु मर जाते हैं। जलीय जंतु मर जाते हैं। इकट्ठा शैवाल फैल जाता है, जार काई काई हो जाएगी। इकट्ठा काई काई हो जाए तालाब में तो जलीय जंतुओं को जगह नहीं मिलेगी ना, तो छोटे छोटे जलीय जंतु मर जाते हैं शैवाल पुष्पन की वजह से, एल्गाई ब्लूम की वजह से। ठीक है, ये क्लियर। दूसरी चीज पूछ रहा है इसने, लाल तरंगे। लाल तरंगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। लाल तरंगे, तो लाल तरंगे के लिए मैंने कहा कि ना एक डायन है। डायन का मतलब राक्षस है जो समुद्र में लाल लाल तरंगे उठा देगा। एक तरफ से लाल लाल शैवाल हो जाएंगे तो लाल तरंगे हो जाएंगी। डायनोफ्लैंजलेट, डायन है डायनोफ्लैंजलेट, अधिकतर बड़ी संख्या में वृद्धि करते हैं, खूब बड़ी संख्या में खूब वृद्धि करेंगे, एक तरफ से डायनोफ्लैंजलेट हो जाएंगे रेड कलर के। तो इसकी संख्या में वृद्धि, इसे संख्या में विस्फोट कहते हैं। भाई जैसे जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है? मानव जनसंख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और डायनोफ्लैंजलेट की संख्या में वृद्धि हो गई तो इसको क्या बोला जाएगा? संख्या में विस्फोट, इसको भी बोला जाएगा। इस कारण समुद्र का जल, काजल लिख दिया इसने, समुद्र का जल क्या है? जिस कारण से क्या होता है? समुद्र का जल लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देने लगता है? लाल लाल, एक तरफ से ये हो जाते हैं, लाल दिखाई देने लगता है। इस प्रक्रिया को लाल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाल तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल तरंग। बहुत सिंपल सा है। डायनोफ्लैंजलेट खूब संख्या में वृद्धि कर दिया, खूब ढेर सारे डायनोफ्लैंजलेट हो गए लाल लाल एक तरफ से। अब जब लहरें लाल लाल आने लगी तो उसको क्या बोलते हैं? लाल तरंग, क्योंकि उसमें डायनोफ्लैंजलेट है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन आपकी झोली पे। अगला क्वेश्चन कह रहा विषाणु से वायराइड कैसे भिन्न है? ये जो विषाणु है ना, इससे वायराइड कैसे भिन्न है? तो विषाणु थोड़ा बड़ा है, वायराइड उससे और भी उतना छोटा सा लप्पू सा। वायराइड के बारे में पढ़ाया था ना कि छोटा सा एकदम लप्पू सा है, वायरस से भी छोटा है। वायरस जिस फिल्टर से बेचारा रुक जाता है, वायरस जिससे वायरस को छानते हैं, उससे वायराइड निकल जाता है। क्या है वायरस के अंदर? तो वायराइड कम अणुभार वाले नग्न आरएनए है। क्या है? नग्न आरएनए है। सिंपल है कि ये आरएनए वाले हैं ना, ये सब क्या है? नग्न आरएनए है। क्या है? नग्न आरएनए है, जो कि क्या करते हैं? पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। किसमें?
पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस, डीएनए और आरएनए सहित परजीवी हैं। वायरस के अंदर तो डीएनए होता है तो आरएनए होता है, किसी किसी वायरस के अंदर डीएनए है, किसी किसी वायरस के अंदर आरएनए है, बट वायराइड सभी के अंदर सिर्फ आरएनए है। ठीक है। वायरस कहाँ रोग उत्पन्न करते हैं? तो वायरस पादप और जंतु दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं ना। जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो पादप जंतु दोनों में रोग उत्पन्न करता है। पादप के अंदर अनुवांशिक पदार्थ, पादप और जंतु दोनों में रोग उत्पन्न करता है कौन? विषाणु। और विषाणु के अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन वायराइड के अंदर सिर्फ आरएनए रहेगा और ये सिर्फ पादप में रोग उत्पन्न करेगा। और वायराइड विषाणु से भी छोटे होते हैं। बस 3 पॉइंट में आपका कहानी खत्म। 3 पॉइंट में आंसर, बस इतना ही लिखना है, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ के 4 समूहों का, कह रहा है प्रोटोजोआ के 4 समूहों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कौन कौन से समूह? 4 समूह। तो प्रोटोजोआ का पहला समूह, प्रोटोजोआ के कितने समूह होते हैं? 4। पहला मान लिया जाए। प्रोटोजोआ क्या होता है जानते हो ना? तो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं ना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहां आता है? जंतु जगत में, इसके बारे में पढ़ते हो ना। जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं ये ना। और आप लोगों को पता होगा कि ये कैसे होते हैं। तो यूकैरियोटिक, सूक्ष्मदर्शी, परपोषी। अब 4 प्रोटोजोआ के नाम पूछ रहा है, 4 का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो पहला प्रोटोजोआ होता है अमीबीय प्रोटोजोआ। कौन सा? अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबा के समान ना। अमीबीय प्रोटोजोआ पहला हो गया, अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरा हो गया कसाबी प्रोटोजोआ, जिसके ऊपर क्या होती है? कसाब रहती है बड़ी सी। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। कसाबी प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? कसाबी प्रोटोजोआ। तीसरा किसके बारे में आप लोग लिख दो? तीसरा लिख दो पश्चिमाभी वेला, पश्चिमाभ जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है 3D में, सबके बारे में। पृष्ठमाभी, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। चौथा है स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। क्या है? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। कौन सा है? स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। ठीक है। अब स्वच्छ जल व समुद्र में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्वच्छ जल व समुद्र में। स्वच्छ जल व समुद्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? स्वच्छ जल व समुद्र में पाए जाते हैं पश्चिमाभी, वो वाले अमीबी। कसाबी कहाँ पाए जाते हैं? तो कसाबी के अंदर कसाबिकाएं होती हैं, ये भी पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी थोड़ा बहुत। इस समूह के सदस्य स्वतंत्र होते हैं ना, अथवा परजीवी होते हैं। ये स्वतंत्र होंगे और ज्यादातर परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो ऐसे ही करके एक एक दो दो क्वालिटी आप लोग लिख देना है बस। चारों का नाम और चारों की एक एक दो दो क्वालिटी लिख देना। जो भी क्वालिटीज आपको पता है, जो भी क्वालिटी आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ी हो, वही एक एक दो दो क्वालिटी लिख देना, कहानी खत्म। तो वो 4 समूहों का संक्षिप्त वर्णन हो जाएगा। ये 4 समूह है, इन्हीं के एक एक दो दो क्वालिटी बता करके कहानी आपको खत्म कर देनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पादप, क्या कह रहा है? पादप स्वपोषी क्या है? पादप स्वपोषी क्या है? क्या आप कुछ ऐसे पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हो? जो आंशिक रूप से परपोषित हो, परपोषित का मतलब होता है जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन बनाए। कह रहा है कुछ ऐसे के नाम बता दो जो आंशिक रूप से ना, मतलब कभी कभी परपोषी वाला काम करें, दूसरे के ऊपर आश्रित रहें, दूसरे से अपना भोजन बना दें। तो वे जीवाणु अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से बनाते हैं।
वे स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाएंगे? वो स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। जो पादप, पादप भी कह सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे एल्बुगो, पाक्सीनिया, फ्यूसेरियमा। कौन है? एल्बुगो, पाक्सीनिया, फ्यूसेरियमा। ये सब क्या है? ये सब अपना भोजन किससे बनाएंगे ना? ये सब भोजन अपना कैसे बनाएंगे? तो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से बनाते हैं। तो ये हो गया पादप स्वपोषी वाले जीवाणु ना, स्वपोषी जीवाणुओं की बात हो रही है। ठीक है, वे जीवाणु जो अपना भोजन पादपों की तरह बना लेंगे वो स्वपोषी जीवाणु होंगे। ठीक है, अब ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताएंगे, दो तो आपके लिए छोड़ रहा हूं, कि जो आंशिक रूप से परिपोषित हैं, आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परिपोषित हैं? एक दो एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन पे। सब लोगों का ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन पे आपको ऐसे ही अपने तरफ से दो के नाम बताने हैं। ना दो के तो एक का जरूर नाम बताएंगे, ना दो का नाम बताएंगे तो एक का जरूर नाम बताना। किसका नाम बताना? ऐसे कुछ पादपों को बताना है जो आंशिक रूप से परिपोषित हैं। एक या दो कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा कौन कौन बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। कह रहा है शैवलांश और कवकांश अपने शब्दों में बताइए। देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी जो लाइकेन है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन कवक और शैवाल का पहला प्यार है। कई बार बताया कि कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं ना। कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन में दोनों चीजें मिल है ना, जैसे ये इधर मैंने लिखा लाइकेन। लाइकेन के अंदर दोनों चीजें हैं, कवक भी है, ये दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं? लाइकेन। कवक और शैवाल जुड़ के बनाते हैं, शैवाल भी है। तो ये जो लाइकेन का कवक वाला अंश है इसको बोलते हैं कवकांश, और लाइकेन का जो शैवाल वाला अंश है इसको क्या बोलते हैं? शैवलांश ना। शैवलांश तथा कवकांश लाइकेन से संबंधित है। वह भाग वह भाग शैवाल है जो क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषण करता है। शैवलांश कौन सा भाग है? चलिए शैवलांश पे आते हैं। तो शैवलांश, शैवलांश का मतलब ये शैवाल है। शैवाल है तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। तो यह भाग शैवाल वाला होता है एवं यह प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? यह क्लोरोफिल पाया जाता है ना किस पे? शैवाल में। तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि भोजन बनाता है। दोनों काम करेंगे, कवक भी काम करेगा, शैवाल भी काम करेगा, लाइकेन के लिए दोनों काम करेंगे ना। तो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। क्या करेगा? तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करेगा? ये भोजन का निर्माण करेगा, यानी कि भोजन बनाएगा ना। प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है, शैवलांश। कवक क्या करेगा? कवकांश। कवक क्या करेगा भाई? ये वाला क्या करेगा? कवकांश, कवक वाला भाग। कवकांश क्या करेगा? तो ये कवक वाला भाग होता है। यह कवक वाला भाग होता है। ये जड़ के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब जड़ के साथ जुड़ा है तो क्या करेगा भाई? जड़ का काम क्या है? जड़ का काम आपको लोगों को पता होगा, पत्ती का काम है प्रकाश संश्लेषण करना। जड़ का क्या काम होता है? बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन पे। जड़ क्या करती है? टनादन दनादन दनादन, बताओ बताओ सभी लोग। दनादन जड़ क्या करती है? बताओ। तो जल क्या करती है? जल का अवशोषण। तो ये जल का अवशोषण करता है ना। यह जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। ये जल और खनिज लवण देगा। ठीक है, जड़ के साथ काम करेगा।
लवण का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। जल एवं खनिज लवण का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। तो कवक और शैवाल को मिलाकर के क्या बनता है? लाइकेन। एक भाग क्या करेगा? खाना बनाएगा, खाना देगा सबको, और एक भाग पानी और खनिज लवण देगा। बढ़िया, दोनों के साचार्य संबंध है, इनके दोनों के संबंध से बढ़िया काम चलता रहेगा। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। और एक बात और याद रखना, लाइकेन प्रदूषण के सूचक है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यूग्लिनाइट। क्या कह रहा है? यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन से हैं? किसके? यूग्लिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन से हैं? किसके बारे में पूछ रहा है? यूग्लिनाइट ना। यूग्लिना सुने हो ना, यूग्लिना से बना ना यूग्लिनाइट। तो यूग्लिनाइट के क्या है विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन है? तो आपको पता है कि यूग्लिना क्या है? यूग्लिना जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी है। यूग्लिना में जंतुओं के भी लक्षण है और पादपों के भी लक्षण है ना। तो वही है, ये जीवधारी जंतु और पादपों दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, यूग्लिना क्या करेगा? जंतु और पादप दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है। कोशिका भित्ति नहीं होती इसमें। पूरा शरीर इलास्टिक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जिस इलास्टिक झिल्ली को क्या बोलते हैं? तनुत्वक यानी कि पेलिकल। पूरा शरीर इलास्टिक झिल्ली से घिरा होता है, उस इलास्टिक झिल्ली को क्या बोलते हैं? तनुत्वक यानी कि पेलिकल बोलते हैं। इसके कशाभिक के आधार पर प्रकाश संवेदी त्वक बिंदु होते हैं, जो युग्लिना को क्या करते हैं? प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। युग्लिना भी क्या करता है? प्रकाशानुवर्तन वाला सिस्टम होता है। जैसे पादपों में होता है ना प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ पौधे भागते हैं, तो युग्लिना में भी ऐसा सिस्टम है। युग्लिना में क्या है? प्रकाश संवेदी त्वक बिंदु। ये प्रकाश संवेदी जो बिंदु है ना, युग्लिना को प्रकाश की तरफ ले जाता है। कहां ले जाता है? अंधकार से प्रकाश की तरफ होता है ना, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलना। ठीक है, असतो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां सतगमय ना, वही अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। तो ये सिस्टम युग्लिना में भी होता है। ये सिस्टम कहां पे होता है? युग्लिना में भी होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सभी लोग बढ़िया से लिख लेना। और ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अपने जो आंसर हैं ऐसे ही आपको कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज। कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज ही लिखना है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे आए, लगाते हैं और भी युग्लिना के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संरचना तथा आधुनिक पदार्थ की प्रकृति के संबंध में विषाणु का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखो विषाणु का विवरण आप इसमें भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार इसके बारे में पढ़ाया था बहुत अच्छे से। किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज भी क्या होता है? ये बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का क्या है? विषाणु ही है, वायरस ही है ना। काहे का बना है? तो इसमें दो चीजें, एक तो प्रोटीन है और दूसरा क्या है? अनुवांशिक पदार्थ। एक तो इसमें प्रोटीन है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? दूसरी चीज इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ है। यहाँ पे ना प्रोटीन है और अनुवांशिक पदार्थ है। ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का मतलब है बैक्टीरिया को खाने वाला विषाणु। ये कैसा विषाणु है? तो ये जीवाणु भोजी है ना। ये इसका सर है, सर। ये हेड हो गया, धड़ ना। सर की जगह में आप क्या लिख दो भाई? ये इसका पूरा ऊपर वाला पार्ट हो गया हेड। हेड के बाद ये नेक, गर्दन भी है थोड़ी सी, फिर ये मध्य भाग, और फिर ये क्या है? ये है पूंछ ना। ये क्या है? ये पूंछ है, ये मध्य भाग है, ये गर्दन है। ये इसका सिर है। इसके सिर में ये क्या है? अनुवांशिक पदार्थ। ये पूरा सिस्टम काहे का बना है? इसमें ज्यादातर प्रोटीन है। ध्यान देना। अब कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ। अब वायरस में एक बात और याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि जो विषाणु है इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है या आरएनए। ध्यान देना,
विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, इसको भी जरूर याद कर लेना। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ क्या चीज, अनुवांशिक पदार्थ। अब विषाणु में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए है कि आरएनए। बहुत ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आरएनए है या डीएनए। अब क्वेश्चन आपको दे देगा आरएनए डीएनए और दोनों या और लिख देगा, एक ऑप्शन दे देगा आरएनए या तो डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए। कौन सा सही है, सभी लोग बताओ कौन सा सही है। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए है या डीएनए है, या आरएनए डीएनए दोनों है, या तो ये वाला होगा कि या तो आरएनए या तो डीएनए। तो सही जवाब कौन सा है, डी नंबर सही जवाब है, या तो आरएनए या तो डीएनए। किसी विषाणु के अंदर आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, बहुत पढ़ाया था, और जिस विषाणु के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है उसको बोलते हैं रिट्रोवायरस। वो पादप विषाणु होते हैं, जैसे टीएमबी तंबाकू का मोज़ेक वायरस, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए है। ध्यान देना, किसी भी वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में दोनों चीजें कभी नहीं पाई जाएंगी कि आरएनए भी पाया जाए डीएनए भी पाया जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो आरएनए होगा, या तो वो रिट्रोवायरस होगा, या तो डीएनए वाला वायरस होगा। ठीक है, तो दो में से एक, या तो आरएनए या तो डीएनए। याद रहेगा ना, विषाणु के अंदर दो में से एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहेगा, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछा है, वही बहुत जरूरी है। क्या पूछा है कि विषाणु से होने वाले रोग, 4 रोग। कितने रोग, 4 रोग ना, विषाणु से होने वाले 4 रोग, विषाणु से होने वाले 4 रोग। 4 रोगों के नाम तो सबको पता होंगे। विषाणु से होने वाले रोग तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा अभी, कोविड-19, कोरोना ना ये जो कोरोना वायरस है ना, कोविड आप लिख सकते हो ना, कोविड-19। और कहा है जुखाम, जुखाम भी किससे होती है, जुखाम भी वायरस से ही होती है, विषाणु से ही होती है ना। जुखाम जो सर 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 बुखार आ जाता है ना, छोटी माता इन्फ्लुएंजा ना, छोटी माता भी वायरस से होती है, छोटी माता इन्फ्लुएंजा, ये भी किससे होता है, ये भी विषाणु से होता है। तो कोविड-19, जुखाम, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा ना, सार्स रोग हो गया, पोलियो हो गया, पोलियो सुना होगा, रेबीज सुना होगा ना, पोलियो, रेबीज, ये सब किससे होते हैं, ये सब वायरस से होते हैं, ये सब वायरस से होते हैं ना। वायरस की ट्रिक भी बताई थी मैंने। ठीक है, रेखा में हिट करके पीछे छोड़ गई, ये ट्रिक थी, सारे वायरस वाले रोगों को बताया था ना। रेखा, रे से रेबीज, खा से खचरा ना, हा से हमें, हा से हरफीज, तो ये सारे रोगों की ट्रिक भी बताई थी। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं एनसीईआरटी के अगले प्रश्न पे। कहां पे चलते हैं, अगले और लास्ट प्रश्न पे, लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्लियर होगा एक बारी बेटा, लाइक करेंगे, लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, 11 वालों गद्दारी कह रहा है अपनी कक्षा में, ये काम मेरा नहीं, ये काम आपका है, कुछ ना करना है, अपनी कक्षा में जाना है, शीर्षक का, अपनी कक्षा में शीर्षक क्या, विषाणु सजीव है या निर्जीव, इस पर चर्चा करें। क्योंकि विषाणु क्या है, मैं कहता हूं विषाणु को क्या माना जाता है, तो विषाणु को माना जाता है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी, मध्य की कड़ी। इसके अंदर सजीवों वाले लक्षण भी देखे गए हैं, निर्जीवों वाले लक्षण भी देखे गए हैं। अगर हम वायरस को एक सजीव कोशिका के संपर्क में रखते हैं तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर सजीव वायरस जाएगा तो गुणन करेगा, श्वसन करेगा, पाचन करेगा, अपनी सारी दैनिक क्रियाएं करेगा, खूब ढेर सारा जनन करेगा, फैल जाएगा। लेकिन अगर निर्जीव के संपर्क में वायरस रहेगा, मैं एक वायरस को लाके इस बोर्ड के ऊपर छोड़ दूं, बोर्ड कहाँ है,
बोर्ड निर्जीव है ना, बोर्ड निर्जीव है, और मैं एक वायरस ला करके इस बोर्ड के ऊपर छोड़ दूं तो क्या होगा, तो वो क्रिस्टल की तरह पड़ा रहेगा, ना शोषण करेगा, ना जनन करेगा, ना उत्सर्जन करेगा। जैसे पेन पड़ा रहता है, जैसे निर्जीव वस्तुएं पड़ी रहती है ना, एकदम डेले की तरह, क्रिस्टलाइट, क्रिस्टल की तरह पड़ा रहेगा, तो वैसे वायरस भी चुपचाप पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा, जब तक निर्जीव कोशिका के संपर्क में है, जब तक इस बोर्ड के संपर्क में है तब तक चुपचाप पड़ा रहेगा। कोई श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन कोई क्रिया नहीं करेगा, वृद्धि कुछ नहीं करेगा, न चले कुछ नहीं। अब जैसे ही ये सजीव कोशिका के संपर्क में आ गया, ये वायरस यहां से उड़ के मेरे मुंह के अंदर चला गया, तो बड़ा तेजी से गुणन करेगा, बड़ा तेजी से पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलेगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, सब काम करना लगेगा, सब काम करने लगेगा। तो कक्षा में आपको जाना है वायरस के सजीव और निर्जीव वाले जो लक्षण हैं, सजीव वाले जो लक्षण है उनको अलग अलग डिस्कशन करना, निर्जीव वाले जो लक्षण है उनका अलग अलग डिस्कशन करना, सबको बढ़िया डिस्कस करना। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर 2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास पे अपन लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 से, ठीक है? तो क्या आप लोग सहमत हैं? नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 से सवाल से शुरू किया जाए और विद 3D शुरू किया जाएगा। तो सभी लोग एक काम जरूर करेंगे, सपोर्ट सभी जरूर करेंगे सभी 11 वालों के पास, और मोस्टली बायोलॉजी वालों के पास शेयर जरूर करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, एक काम जरूर करना है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना है कि आपको ये क्लास कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, आप वेट रहेगा आपके कमेंट का। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय।